वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए कर लिया था लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, जिसमें हमने लॉरेंज रूपांतरण समीकरण और व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण देखी थी। एक बार उनको रिवाइज करते हैं कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हमारे पास क्या आ रही थी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के फॉर्म में जो आ रही थी वो कौन कौन सी थी, अल्फा एक्स माइनस के वी टी, यदि कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम है एस, उसके सापेक्ष एस डैश है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में v वेग से अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तब ये आ रही थी बाई जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू अल्फा टी माइनस के वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आ रही थी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। व्युत्क्रम में क्या हो रहा था, ये प्लस हो रहा था, यहाँ डैश लग रहे थे इन सभी पर, और ये विदाउट डैश थे, बिना डैश के थे। इस तरह से व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हमने लिखी थी। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है, उनका अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट अनुप्रयोग है वेगों का संयोजन। वेगों का संयोजन, संयोजन से मतलब क्या है, जिस तरह से किसी एक निर्दिष्ट तंत्र में हमें x, y, z और t के बारे में पता है, तो s डैश में हम किनको निकाल रहे थे, x डैश, y डैश, z डैश और t डैश को निकाल रहे थे। इसी तरह से वेगों के संयोजन से मतलब है कि यदि हमें एक निर्दिष्ट तंत्र के अंतर्गत किसी भी पार्टिकल्स के क्या पते हैं, वेगों के घटक पते हैं, जैसे कि ux, uy, uz, s फ्रेम में वेगों के घटक हैं, तो हमें निकालने हैं ux डैश, uy डैश और uz डैश, तो उन्हीं को बोलेंगे हम वेगों का संयोजन। तो हेडिंग डालें लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के अनुप्रयोग और उसमें फर्स्ट डाल दें वेगों का संयोजन। लिखें यहां तक वेगों का संयोजन, और उसके बाद देखेंगे वेगों के संयोजन को। वेगों का संयोजन देखें, वेगों के संयोजन में अगर हम एस फ्रेम के लिए बात करें, एस फ्रेम में कोई भी पार्टिकल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्स वाई जेड से, और एस डैश में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि यदि हम एस फ्रेम के अंतर्गत वेगों के घटक, कोई भी पार्टिकल अगर एस फ्रेम के सापेक्ष गति कर रहा है तो उसका वेग, उसका हमने वेग मान लिया u वेक्टर, तो उसके घटक हो जाएंगे कौन कौन से, ux, uy और uz। तो ux, uy, uz को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ux इक्वल टू dx अपॉन dt, दूरी बटी 4। इसी तरह से uy कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt, और इसी तरह से uz इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz अपॉन dt। ठीक है, उसमें समय भी कितना है, t है। तो ये तो हमने किस में लिख दिए, s फ्रेम में। कौन से फ्रेम में, s फ्रेम में। ठीक है, और यदि हम s डैश फ्रेम के लिए बात करें तो उसके लिए ux डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx डैश अपॉन dt डैश, uy डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy डैश अपॉन dt डैश। इसी तरह से uz डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz डैश अपॉन dt डैश। कौन से फ्रेम में हो जाएगा ये, s डैश फ्रेम में। कौन से फ्रेम में हो जाएगा ये, s डैश फ्रेम में। तो हमें निकालना है ux डैश का रिलेशन किसके साथ निकालना है, ux के साथ, uy डैश का रिलेशन uy के साथ, मतलब इन दोनों में आपस में रिलेशन निकालने हैं, उसी को हम बोलेंगे वेगों का संयोजन। तो इसके लिए हम इनको यूज करेंगे, क्योंकि we know that इनको इक्वेशन आप लिख सकते हो चाहो तो, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको 3, 4, 5 और इसको 6, इस तरह से। यहां पर इसको बोल दिया 7, इसको बोल दिया 8, इसको बोल दिया 9 और इसको बोल दिया 10। ठीक है, इस तरह से हमने इनको इक्वेशन बोल दिया। तो हमें ux डैश निकालना है, तो ux डैश निकालने के लिए हमारे पास x डैश है, उसका t डैश के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, लेकिन वो फलन t डैश का ना होगा, t का है। तो हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 7 से हम निकालते हैं, यहां से dx डैश अपॉन dt ही निकालते हैं। तो अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्योंकि पूर्ण अवकलन है ना कि आंशिक अवकलन, ये ध्यान रखना। और v और t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना कि t डैश के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर dx डैश अपॉन dt डैश चाहिए, ताकि हम उसको क्या लिख सकें, ux डैश। तो अब अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पर, dt, तो हम समीकरण 10 का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, समीकरण कौन से 10 से, 10वीं समीकरण से। तो dt डैश अपॉन dt निकालते हैं,
समीकरण 10 से dt डैश अपॉन dt निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में, माइनस के v अपॉन c स्क्वायर कांस्टेंट है, v एक नियत वेग है, ठीक है, v एक नियत वेग है, और ये कितना हो जाएगा dx बाई dt। इस तरह से हमने इसको इक्वेशन बोल दिया 12। कौन सी बोल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 12। या इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं हम, कितना कि अल्फा 1 माइनस के v, इसको कितना लिख सकते हैं dx अपॉन dt को ux, कितना लिख सकते हैं ux, और अपॉन में कितना है c स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया हमने, 12 दे दिया, ठीक है, पहले 11 और फिर इसके बाद 12। अब क्या करते हैं, देखो इधर समीकरण 10 भाग 12 करते हैं, नहीं 11 भाग 12, समीकरण 11 में डिवाइड करते हैं 12 से, तो हमारे पास dx अपॉन dt डैश है, dx डैश अपॉन dt, और नीचे है dt डैश अपॉन dt, ये कौन सा है dt डैश अपॉन dt, तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास बचेगा dx डैश अपॉन dt डैश, वो कितना आएगा हमारे पास dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू अल्फा, इसको और आगे भी लिख सकते थे अल्फा, इसको लिख दिया हमने ux माइनस के v, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन नंबर 11 इसको दे दिया ux माइनस v, तो इसको लिख देंगे हम अल्फा ux माइनस के v अपॉन में कितना हो जाएगा, इसका यदि हम भाग दे रहे हैं 12 का, तो अल्फा 1 माइनस के v ux अपॉन c स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा ux माइनस के v अपॉन 1 माइनस के v ux अपॉन c स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो ये आ गया dx डैश अपॉन dt डैश, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यही कितने के बराबर होगा, आगे की लाइन में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसको कि ux डैश लिख सकते हैं इसको dx डैश अपॉन dt डैश को समीकरण 4 से, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ux के साथ रिलेशन आ जाएगा इसका ये वाला 1 माइनस के uxv अपॉन c स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा रिलेशन, ठीक है, ux डैश इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस uxv अपॉन c स्क्वायर। तो इसमें लिखें पहले वेगों का संयोजन हेडिंग डालकर, माना दो निर्देश तंत्र s तथा s डैश हैं, माना दो निर्देश तंत्र s तथा s डैश हैं, निर्देश तंत्र S डैश, निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष नियत वेग v से स्मॉल v, नियत वेग v से प्लस x दिशा में गति करता है, निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस x दिशा में गति करता है, करता है, माना निर्देश तंत्र S में किसी कण के वेग के घटक, माना S निर्देश तंत्र में किसी कण के वेग के घटक, माना S निर्देश तंत्र में किसी कण के वेग के घटक, किसी कण के वेग के घटक कण के वेग के घटक ux uy uz है, ux uy uz है, ux uy uz है, तथा निर्देश तंत्र S डैश में वेग के घटक तथा S डैश निर्देश तंत्र में वेग के घटक ux डैश uy डैश एवं uz डैश हैं, ux डैश uy डैश एवं uz
जेड डैश है, अर्थात 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 करके इनको लिखते हैं, पूरा लिखते हैं यहां तक समीकरण 6। उसके बाद वी नो दैट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये होती हैं, उनसे हमने dx डैश अपॉन dt डैश निकाला है, लेकिन हमें dx डैश अपॉन dt डैश चाहिए था, dt नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने t डैश वाली इक्वेशन का भी वहां पर यूज किया है 10वीं का। लिखते हैं पूरा इसको। यहां से कंप्लीट लिखते हैं पूरा, ये बाद में आएगा, यहाँ पर नीचे वाला जो लाइन से नीचे है बाद में लिखना है उसको, समीकरण 12 के बाद। कंप्लीट कर दो इसको। तो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण है, उसका यूज करते हुए हमें वेगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे में कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। मिस्टेक मत करना, जहां पर डैश है वहां पर डैश लगाना, नहीं है वहां पर मत लगाना, तरीके से लिखना पूरा। तो हमने वेग का कौन सा कंपोनेंट निकाला है यहाँ पर, x कंपोनेंट, इसको इक्वेशन डाल देना 13 इक्वेशन हो जाएगी ये, ux डैश v तो किसका वेग है, s डैश फ्रेम जिस वेग से गति कर रहा है, ux कण का x दिशा में वेग है s फ्रेम में, और ux डैश s डैश फ्रेम में कण का वेग है, ठीक है। और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां तक आपने लिख लिया होगा, ये सोचता हूँ नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लेना समीकरण 13 तक। अब इसी तरह से हमें u बाई डैश और u जेड डैश भी निकालने हैं। तो u बाई डैश कितना है, d बाई डैश अपॉन dt डैश है, तो हम इसके लिए समीकरण 8 है उससे यूज करेंगे, समीकरण 8 से बाई डैश इक्वल टू कितना है बाई, तो इससे निकालते हैं हम d बाई डैश अपॉन dt, तो ये भी कितना हो जाएगा d बाई अपॉन dt, ठीक है। और समीकरण कौन सी है, वो 12वीं जो समीकरण है, समीकरण 12 का उपयोग ये ऐसे लिख देते हैं, समीकरण इसको दे देते हैं 14 और हम लिख देते हैं कि 14 भाग कर देते हैं 12 से, तो d बाई डैश अपॉन dt और dt डैश अपॉन dt, तो वहां से कितना आ जाएगा हमारे पास
डी बाई डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी बाई अपॉन डी टी, डी बाई डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई अपॉन डी टी। तो दोनों में भाग दे रहे हैं तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा हमारे पास डी बाई अपॉन डी टी और नीचे आ जाएगी वो वाली इक्वेशन अल्फा 1 माइनस के यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये आ जाएगा डी बाई अपॉन डी टी। या नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको कितना लिख दिया हमने u बाई डैश और इसको कितना लिख दिया हमने u बाई कौन सी समीकरण से, इनसे, ठीक है, u बाई डैश और इसको लिख दिया u बाई अपॉन में कितना आ जाएगा, मिटा देता हूं इसको यहां से, देखें u बाई डैश इक्वल टू u बाई अपॉन में कितना हो जाएगा अल्फा 1 माइनस के यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आया बताओ, कितना डिफरेंस आया इसमें, और कौन सी समीकरण है ये 15, इसमें और 30 में इक्वेशन में कितना फर्क आया, यहाँ से माइनस वी हटाया है और यहाँ पर क्या लगा है अल्फा लगा है, इस तरह से याद रख सकते हो इसको। तो u बाई डैश इक्वल टू u बाई अपॉन में अल्फा 1 माइनस के यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में सी स्क्वायर। ये समीकरण और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी स्थिति में हो रहा है, जब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। और लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हम कब यूज करते हैं, जो वेग है वो टेंड करता है किधर की ओर, सी की ओर। मतलब हम कौन सी मोशंस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए। रिलेटिविस्टिक मोशन का मतलब आपेक्षिकीय गति, मतलब जिनके लिए v है वो टेंड्स कर रहा है किधर की ओर, किधर की ओर गति कर रहा है, v है वो टेंड कर रहा है सी की ओर, मतलब वेग बहुत ज्यादा अधिक है, उस स्थिति में वेगों का संयोजन ये होगा। यदि हम ये वाली स्थिति लें तो v इज वेरी वेरी लेस देन c, जिसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी सही होता है। तो v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो c बहुत अधिक है v की तुलना में, तो इस वाली टर्म को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं 0। और अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा इक्वल टू कितना चल रहा था हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही चल रहा था। तो c बहुत अधिक है v की तुलना में, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो अल्फा का मान कितना आएगा 1, अल्फा 1 और ये 0, तो u बाई डैश इक्वल टू u बाई, मतलब दोनों में हम वेग देखेंगे उस कण का तो वो समान ही प्रतीत होगा, उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। कौन सी गतियों के लिए, अनापेक्षीय गतियों के लिए। लेकिन जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है वो कौन से मोशंस के लिए यूज किया जाता है, रिलेटिविस्टिक मोशंस के लिए, आपेक्षीय गतियों के लिए। ध्यान रखना, तो v टेंड कर रहा है c, उस वाली स्थिति में हम इन फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो u बाई डैश हमारा इतना आ गया। इसी तरह से u जेड डैश भी निकाल सकते हो आप। u जेड डैश कितना होगा, समीकरण कौन से देखते हैं हम, 9 से z डैश इक्वल टू कितना है z, तो डी जेड डैश अपॉन कितना हो जाएगा dt इक्वल टू डी जेड अपॉन dt। अब यहाँ पर dt है लेकिन हमें dt डैश बनाना है, तो वही पहले की तरह करेंगे। इसको बोल दिया हमने 16, तो समीकरण 16 भाग समीकरण 16 है, उसको डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से, तो कितना हो जाएगा डी जेड डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू डी जेड अपॉन dt, तो आएगा यहाँ पर बटे में आ जाएगा 1 माइनस के अल्फा और है 1 माइनस के यू एक्स वी अपॉन कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। इसको हम कितना लिख देंगे आगे, इसको तो लिख दिया हमने यू जेड डैश, इसको लिख दिया हमने यू जेड अपॉन में अल्फा 1 माइनस के यू एक्स वी अपॉन में कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। इस तरह से हमने किसको भी लिख दिया, उसकी जेड कंपोनेंट्स को, ठीक है। इसको डाल देना 17, यहां तक कंप्लीट करें इसको। पूरा लिख दें यहां तक। और इसके नीचे एक लाइन लिखना, समीकरण 13, 15 व 17 वेगों के संयोजन को व्यक्त करती हैं। समीकरण 13, 15 व 17 वेगों के संयोजन को व्यक्त करती हैं।
ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ तक, पहला अनुप्रयोग इसका जिसमें वेगों का संयोजन हम देख रहे थे। इसके बाद है लंबाई में संकुचन, मतलब जब कोई भी निर्देश तंत्र या कोई भी छड़ किसी स्थिति के सापेक्ष, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गति कर रही है और उसका वेग बहुत अधिक है उस छड़ का, तो वो संकुचित प्रतीत होगी। तो इसी को हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में, लंबाई का संकुचन। लंबाई का संकुचन, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना। और इसको एक और बोलते हैं, क्योंकि लॉरेंज का यूज किया जा रहा है, लॉरेंज फॉर्मूला का, लॉरेंज फिट्जरेल्ड संकुचन, इस नाम से भी आ जाता है ये, लॉरेंज फिट्जरेल्ड संकुचन। इस हेडिंग को डालकर छोड़ देना और इसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लंबाई के संकुचन के बारे में, कि क्या होता है लंबाई का संकुचन और किस तरह से होगा वो प्रतीत। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है इस पर, न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं इससे, वो पूरा हम सब कुछ देखेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।